नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। अर्ज किया है दुनिया 26 साल के युवा की, दुनिया 26 साल के युवा की जो कहानी कहता है हजारों माओं की दुआ की, जिसे राजनीति विरासत में नहीं मिली, जिसे राजनीति विरासत में नहीं मिली, जो कहता है राजस्थान की सेवा है सर्वोपरि। राजस्थान में मशहूर है जैसे दाल बाटी, राजस्थान में मशहूर है जैसे दाल बाटी, मेरी मुराद है रविंद्र सिंह भाटी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी रिसर्च की इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रविंद्र जी, खमा गणी, बहुत स्वागत है। इससे ज़्यादा राजस्थान में मैं नहीं बोल सकती राजस्थानी भाषा में, लेकिन आपके बारे में, आपके राजस्थान के प्रति प्रेम के बारे में किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब आपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली तो राजस्थान की जो स्थानीय आपकी भाषा है उसमें इन्होंने शपथ लेना शुरू किया, लेकिन वहाँ इन्हें रोक दिया गया। तो ये किस्सा ज़रा आप साझा करेंगे? बिल्कुल। मैंने मेरे तमाम साथियों को कहा था कि मैं राजस्थानी में शपथ लूँगा, तो सभी ने कहा कि राजस्थानी में शपथ लेने देंगे नहीं। पर मैंने कहा साहब, मेरी मायड़ भाषा है, मेरी खुद की भाषा है। मैं राजस्थान की विधानसभा में अगर राजस्थानी भाषा में अगर शपथ नहीं ले सकता तो फिर कहीं ना कहीं ये कमजोरी हमारी होगी। पर एक युवा के तौर पे मेरी भाषा को मैं हमेशा सर्वोपरि रखूँगा और मैं उस पर शपथ लूँगा। मैं शपथ लेने जब गया तो शपथ जैसे ही मैंने शुरुआत की तो हमारे माननीय स्पीकर साहब को लगा कि ये हिंदी में ही ले रहा है, पर मैंने राजस्थानी में शपथ ली और शपथ लेके मैंने वो वादा जो मेरे युवाओं से किया था वो मैंने पूरा किया, और साथ ही साथ उसके बाद में जो स्पीकर साहब का आदेश था उसकी पालना भी की। 26 साल की उम्र में आप सबसे कम उम्र के जो सबसे युवा विधानसभा के मेंबर हैं राजस्थान में। और यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बताती चलूँ कि 25 साल की उम्र जो है वो क्वालिफाइंग उम्र है कोई भी चुनाव लड़ने के लिए, भले ही वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो 25 साल की उम्र जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग उम्र जो है वो कही जाती है। तो 26 साल की उम्र में आपने तो झंडे गाड़ दिए हैं। 2019 से 2022 छात्र संघ के अध्यक्ष आप रहे, 2023 में विधायक, 2024 में लोकसभा प्रत्याशी, और वो भी बिना किसी राजनीतिक विरासत के। कैसे? जनता का आशीर्वाद। ये चुनाव और इससे पहले के चुनाव, ये तमाम चुनाव जनता ने लड़े। रविंद्र तो एक चेहरा था, उन्हें भरोसा था, उन्हें विश्वास था। जी। यूनिवर्सिटी से अब आप पहुंच चुके हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संविधान के उस मंदिर तक जहां तमाम उम्मीदवार हमारे आके बैठते हैं। तो इस छात्र राजनीति से, इस यूनिवर्सिटी की राजनीति से संसद तक का ये सफ़र जो आपने तय किया है, इसके पीछे किसकी इंस्पिरेशन रही है और ये कितना मुश्किल रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है, कठिनाइयाँ तो कई थी, पर मेरे जो साथी थे वो बहुत मजबूत थे। सबसे बड़ी चीज़ कि 36 कौम के उन युवाओं की बदौलत, जिनके साथ और सहयोग की बदौलत मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन पाया, उनका साथ और सहयोग विधानसभा के चुनाव में भी रहा। साथ ही साथ शिव की देवतुल्य जनता ने मुझ जैसे साधारण परिवार से आने वाले एक युवा पे भरोसा जताया। तो कठिनाइयाँ तो खूब थी, पर सबका साथ था, सबका आशीर्वाद था, जनता का प्यार था। लेकिन 77 साल बाद आप ऐसी क्या क्रांति लाना चाहते हैं, ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं कि इतना बड़ा, इतना विशाल जनसमूह, ये जन सैलाब आप साथ लिए हुए चलते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 77 साल से लोगों ने जो सपने देखे थे, उनको सपनों को हकीकत में बदलने वाला कोई आया नहीं। उन्हें एक भरोसा हुआ, एक विश्वास हुआ कि ये रविंद्र आगे आया है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे आज भी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज़ादी के 77 साल बाद में भी हमारा आदमी अभी तक पानी के लिए तरस रहा है। मैं एजुकेशन, हेल्थ की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। मैं अगर बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की, तो मेरे युवा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर उनके युवाओं को रोज़गार के लिए कोई बात नहीं कर रहा, उनके हक और अधिकारों के लिए कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो अभी नामांकन में भी आए और उससे पहले भी जो आए थे, उन सभी ने मुझे एक भरोसा दिलाया है और साथ ही साथ में मुझ पर एक विश्वास जताया है कि रविंद्र आगे आएगा, कुछ करेगा, इस क्षेत्र के लिए कुछ करेगा, हम सभी के लिए कुछ करेगा। अच्छा, एक बगावत आपकी राजनीति का फॉर्मूला लगता है, ये बगावत आपकी अब तक की राजनीति का आधार सा क्यों नजर आता है 2019 से अब तक? फिर चाहे वो एबीवीपी हो या बीजेपी की 9 दिन की सदस्यता, बगावत क्यों? राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने हर समय हर संभव प्रयास किया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ूं ताकि
चुनाव भी आसानी से लड़ पाऊँ, पर कोई पॉलिटिकल गुरु था नहीं मेरा। साधारण परिवार से आता हूँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसके कारण कई सारी कठिनाइयाँ भी आई। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया या टिकट नहीं दिया, जिनकी बदौलत मैं एक निर्दलीय के तौर पे आगे आ पाया। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय जीता, 3 साल का टेन्योर मिला। वापस जब 2023 के लिए प्रयास किया, मैं प्रयास कर सकता था, मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम साथियों को जिन्होंने सहयोग किया और जिनकी वजह से मैं निर्दलीय बन पाया। तो आपने कहा कि टिकट नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है कि बीजेपी में कौन आपका विरोध कर रहा है? इतना जन सैलाब आपके साथ है और आपने अपनी राजनीति का जो लोहा है वो छात्र रहते हुए ही मनवा लिया था, तो क्यों टिकट नहीं मिल रहा? विरोधी कौन है बीजेपी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में कई सारे समीकरण होते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कई सारी स्थितियाँ परिस्थितियों को देख के निर्णय लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल जजमेंट होता है कि उन्हें किसे देना है। हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है, देना नहीं देना वो उन पे है। नहीं मिल पाया, कई सारी स्थितियाँ रही, पर मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कह सकता, सभी का साथ रहा जी। पर स्थितियाँ ऐसी बनी कि नहीं मिल पाया जी। अच्छा, आप पर एक आरोप लगता है अपॉर्चुनिस्ट होने का, और बहुत प्रचार भी इस चीज़ का किया जा रहा है कि ठीक है आप निर्दलीय लड़े हमेशा से, लेकिन आपको एक मौका दिया गया विधानसभा में, 5 साल का वक्त आपके पास था, अभी तो जुमा 6 महीने हुए हैं, तो क्यों ये जल्दबाजी, क्यों आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा जा रहा है, आपको अवसरवादी कहा जा रहा है? क्या इस पर आपकी क्या राय है? जनता मेरे साथ में है, उनके सहयोग की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी प्राथमिकता हमेशा मेरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता रहेगी और विशेषकर शिव की देवतुल्य जनता रहेगी। लेकिन और जनता तो आपके साथ तब भी थी ना जब आप विधायक बने, जनता का समर्थन तो तब भी है और जनसेवक आप तब भी थे, सेवा आप तब भी कर सकते थे। बिल्कुल, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि आगे आके आप लोकसभा का चुनाव लड़ें। हम मजबूती से आपको चुनाव लड़ाने के लिए कह रहे हैं और आप चुनाव लड़ो, हम सब साथ में रहेंगे। तो उनके आदेश की मैंने पालना की और अब जब कोई और लांछन रहा नहीं तो तरीके के बातें हो रही है, मैं स्वागत करूंगा उनका, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाली 26 तारीख को देवतुल्य जनता मुझ पे आशीर्वाद देती। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी या फिर अगर आप चाहें तो ले भी लें, लेकिन बीजेपी के एक नेता का कहना है कि 5 साल का उन्हें वक्त मिला था, उन्हें अभी काम करना चाहिए था। उन्होंने ये तक कहा कि अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं था, 3000 वोट से ही आप जीते थे, आप अकेले हैं, आप क्या करेंगे, सरकार तो हमारी है। ये तक कहा गया कि वो भी मैच्योर नहीं है राजनीति में। वो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं। मैं छोटा हूँ और साधारण परिवार से आता हूँ। हो सकता है कि आप जितना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, पर जो मैं हूँ ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और आने वाले भविष्य में हाँ कई सारी नई चीज़ें हमें और भी सीखने को मिलेगी। पर जो उन्होंने कहा उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अच्छा, विधानसभा से लोकसभा जाने का फैसला क्यों किया गया? क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, तो ये बड़ा फैसला इतने कम उम्र में, इतने कम समय में और इतने कम तजुर्बे के साथ, क्या लगता है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं आपको कि 25 साल में मुझे विधायक बनाया, देवतुल्य जनता ने बताया। पहली बार जब चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का आगे आया तो बड़ी ऐसी परिस्थिति में मैंने चुनाव लड़ा जब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई पॉलिटिकल मैदान भी तैयार नहीं था, फिर भी जनता के साथ और सहयोग की बदौलत मैं चुनाव लड़ पाया। 3 महीने निकलने के बाद में जब सभी लोगों ने कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो मैंने उन्हें कहा कि साहब मेरे पास उस लेवल के संसाधन नहीं है जिस लेवल के संसाधन बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जैसी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। और साधारण परिवार से आता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े धनबल वाले लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर जनता ने विश्वास दिलवाया कि हम साथ में मजबूती से साथ में रहेंगे, आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊँगा। जब मैं 26 तारीख को उन तमाम सर्व समाज के आगे जब मैं गया, उनसे मैंने निवेदन भी किया कि साहब आप कह तो रहे हैं, फिर ये ना हो कि भैया रविंद्र बैठ जा, फिर रविंद्र नहीं बैठेगा, रविंद्र की गाड़ी में रिवर्स का गियर नहीं है। रविंद्र, अगर आप कह रहे हैं तो मैं लड़ने के लिए आगे आऊँगा, पर आप सभी को मजबूती के साथ में साथ रहना होगा। तो उन्होंने विश्वास जताया। 4 तारीख को जो नामांकन रैली थी उसमें वो सब हिम्मत देने के लिए
हौसला अफजाई करने के लिए आ गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन्होंने जो विश्वास जताया है, जो उम्मीद मुझसे लगाई है, मैं उस उम्मीदों पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि नामांकन आपके लिए किसी जंग से कम नहीं थी और इस नामांकन को वापस लेने के लिए बहुत कुछ हुआ, हेलीकॉप्टर यात्राएं हुई जिससे आप भी जानते हैं, और 2 बार मीटिंग भी हुई सीएम साहब से। तो सीएम साहब से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने किस तरीके से नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की, या क्या वो बात हुई पर फिर भी आप माने नहीं? देखिए, जनता का आदेश था, मुझे जनता के आदेश की पालना करनी थी, मैंने आदेश की पालना की और मुझे खुशी है कि मैंने जनता के आदेश को सर्वोपरि माना। और आज के समय में पूरे तरीके से सब 36 कौम के लोग रविंद्र बन के मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे ऊपर एक एहसान है। आने वाले समय में मैं काम करूंगा, इनकी सेवा करूंगा। सीएम साहब के साथ में मेरी मुलाकातें होती रही है, आगे भी होगी। वो सूबे के मुखिया है, मैं वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी के साथ साथ एक विधायक भी हूँ। तो मेरे जो मुद्दे हैं, जो मेरे क्षेत्र की जो समस्या हैं, उनसे मैं मुख्यमंत्री जी को रूबरू करवाता रहूँगा। गुलदस्ता और चिट्ठी की क्या कहानी है? जब मुलाकात हुई तो वो कहानियां भी सामने आई, कहा गया कि उसमें गुप्त चिट्ठी है, क्योंकि देखिए आप भी इस बात से मुनकर नहीं होंगे कि जनसभाएं भी हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं, दरबार भी सज रहे हैं और गुप्त रूप से बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत बैठकें हो रही हैं। तो ऐसी एक मुलाकात आपसे हुई और उस गुप्त खत का जिक्र जो है वो सियासत में खूब हुआ। खत मिला तो नहीं, पर जो कोई कह रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार खत ला के मुझे दे जरूर दीजिएगा। हो सकता है कोई मेरे काम की चीज उसमें लिखी हो। हाँ, मुलाकातें होती रही है, आगे भी होती रहेगी, जीवन भर मुलाकातें तो होगी। समाज फूलों से अपनेपन की खुशबू आ रही थी, सबसे आती है। जो प्यार से बात करेगा उनसे क्यों नहीं आएगी, जो आशीर्वाद देगा, जो प्यार देगा, उनसे बिल्कुल आएगी। अच्छा, बड़े मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही आपका जो सामना रहा है वो बड़े लोगों से रहा है। भले ही 2019 के वो छात्र संघ के चुनाव हों, तो ये कहा जाता है कि जो प्रत्याशी आपके सामने थे वहाँ प्रभाव जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, वैभव गहलोत साहब का रहा है, फिर चाहे वो NSUI के हों या फिर वो ABVP के हों। और उसके बाद अगर बात करें 2023 के जब आप विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में थे तो वहाँ पर भी स्वरूप सिंह खारा थे, जिला अध्यक्ष हैं उस वक्त, और उसके साथ ही 9 बार चुनाव लड़ चुके अमीन खान साहब आपके सामने थे। तो ये भी कंपटीशन तगड़ा रहा। और अब अगर मैं बात करूं तो कैलाश चौधरी साहब सामने हैं, जो सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो मुकाबला तो आसान नहीं है। ये कहीं बीच में अपने आप को खड़ा हुआ, फंसा हुआ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जनता पे हमेशा से भरोसा था, 36 कौम के उन लोगों पे भरोसा था जिन्होंने चाहे छात्र राजनीति के दौर में, चाहे विधानसभा के दौर में हो, हर जगह मेरा हाथ मजबूती से पकड़ के मुझे हर लड़ाई में आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले 26 तारीख के इस लोकसभा के चुनाव में भी वो पूरा साथ और सहयोग देंगे, मुझ पे आशीर्वाद जताएंगे। इस बेटे को, इस भाई को सेवा करने का एक मौका ये जरूर देंगे। लेकिन इंस्पिरेशन तो कहीं से मिलती होगी भाटी साहब। देखिए, हर किसी की कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरी भी होती है, कोई ना कोई ऐसी ताकत भी होती है जो आपको बैक कर रही होती है। अगर मैं परिवार की बात करूं तो वहाँ से भी राजनीति का कोई स्रोत नहीं है। पिता एक शिक्षक के तौर पर जो है वो सेवाएं दे रहे हैं समाज में, तो वहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, घर से क्या आधार मिलता है? और बाहरी अगर राजनीतिक परिवार की बात करूँ तो वहाँ से इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? घर के लोगों का तो तय कहना है कि किसी का दिल नहीं दुखे और कोई भी गरीब, वंचित, शोषित हो उसकी आवाज़ को मजबूती से आप बुलंद करना, निस्वार्थ भाव से करना। ऊपर वाला सबके लिए अच्छा ही करता है। और संघर्ष का अगर दौर आए तो ये सोचना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में आपको मेरिट में आना है, इसलिए आपको जम के मेहनत करनी होगी। और मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है सिर्फ और पूरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहेगा। साथ ही साथ इस परीक्षा में मुझे सफल भी वो ही कराएंगे। होम मिनिस्ट्री का कितना जो प्रभाव है वो रहता है, और साथ क्योंकि अब जो है, क्योंकि एक विस्तार परिवार के पीछे आप हैं, राजस्थान की बात कर लूँ, भले ही अब लोकसभा में तो नेशनल स्तर पर, तो अब इतना विस्तार आपने परिवार कर लिया है, तो होम मिनिस्ट्री का क्या रिएक्शन रहता है? रिएक्शन तो काफ़ी भारी रहता है, पर ठीक है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है और उनके साथ और सहयोग की बदौलत ही सब चीज़ें हो पा रही है। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यूँ घूम नहीं पा रहा होता। तो कहीं ना कहीं छूट तो मुझे मिल रखी है। जी। जी, तो छूट मिल रखी है, लेकिन परिवार में जाते ही कहते हैं कि जो चलती वो शेरनी की है। सब परिवारों के अंदर की बातें होती है, पर ये जाहिर सी बात है कि टेलीविजन पे नहीं होनी चाहिए।
ये तो हो गई परिवार के सपोर्ट की, लेकिन राजनीति की भी अगर मैं बात करूं तो दो किरदारों का जिक्र जो है वो ज़रूर होता है, राजेंद्र राठौड़ साहब, वसुंधरा राजे। क्या उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई लाइफ में, पॉलिटिकल करियर में, राजनीति में है? नहीं, दोनों ही भले आदमी हैं और खूब स्ट्रगल इन लोगों ने किया है, लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं और साथ ही साथ मेरी उम्र से ज़्यादा उनको राजनीतिक तजुर्बा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सारे युवा इन सभी से सीखने का प्रयास करते हैं और न सिर्फ राठौड़ साहब, न सिर्फ वसुंधरा जी, बल्कि पक्ष और विपक्ष के सभी तमाम लोग जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे कई आयाम स्थापित किए, उन सभी से हम सब सीखने का प्रयास करते हैं। ये तो कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं गई बुरा ना दिखे कोई, तो भले तो सभी हैं लेकिन राजनीति में धुर विरोधी भी बहुत होते हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले भी, ऐसा कुछ है कि कोई सीनियर लीडर्स हों जो रोक रहे हों, टिकट इसलिए नहीं मिला, इसीलिए विरोध रहा, भले ही वो फिर एबीवीपी के समय की बात हो तब भी टिकट नहीं मिला, विधानसभा में भी टिकट नहीं मिला, कोशिश अब भी की गई, यहाँ से भी टिकट नहीं मिला। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई और मैं कभी किसी पे आरोप नहीं लगाता, ना जीवन में कभी लगाऊं। नाराजगी किसी से? नहीं, नाराजगी नहीं है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने अगर किसी ने टिकट कटवाने का प्रयास भी किया तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, जिनकी बदौलत मैं इंडिपेंडेंट जीत पाया, वो एक हिम्मत मिल पाई। तो ऐसा कोई भी नहीं है, सभी का साथ और सहयोग मेरे साथ में है और आशा करता हूँ आने वाले समय में भी वो प्यार, वो संवाद हमेशा यूं ही स्थापित रहेगा। अच्छा, पिताजी चाहते थे कि कुछ और बने, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए, या छात्र पॉलिटिक्स में भी कैसे आए, राजनीति में कैसे रुझान हुआ? मैं 2013 से 19 तक छात्र संघ में और छात्र राजनीति में आंशिक रूप से सक्रिय रहा, विशेष तो नहीं। पर जैसे 19 में लॉ कंप्लीट हुई, पिताजी हमेशा चाहते थे कि वकील बने, वकालत करे और कोर्ट के अंदर जो भी कोई वंचित हो, शोषित हो, उसकी आवाज़ को बुलंद करे। पर 19 में जब मैंने चुनाव लड़ने का विचार किया, मैंने परिवार से बात की, परिवार के लोगों ने कहा कि साहब ये बहुत बड़ा चुनाव है, कोई छोटी बात नहीं है, कैसे लड़ोगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी उनका साथ और सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा, आज भी मेरे साथ उनका आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल करियर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज तो जुड़ ही जाती हैं, ये राजनीति का हिस्सा होती हैं। तो आपके साथ भी जुड़ी, भले ही वो फिर फंड्स को लेकर बात हो, क्योंकि देखिए जहां ज़रूरत आपको सपोर्टर्स की है, आपको जन समर्थन की है, वही फंड्स की भी है। विधानसभा चुनाव आपने लड़े, निर्दलीय लड़े, आप जीते भी, लेकिन उसके पीछे के फंड्स कहाँ से रेज किए गए, कहाँ से स्रोत बना, इसके पीछे हमेशा बड़े सवाल रहे। और आपकी जो लग्जरी गाड़ियाँ, जो बड़े बड़े काफिले सड़कों पर दौड़ते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी युवा उन्हें पसंद करते हैं, तो वो लग्जरी गाड़ियों की हाईलाइट्स जो हैं वो भी हमेशा सुर्खियाँ बटोरती रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस क्षेत्र में, विशेषकर इस रेगिस्तान में, ये जो लोग हैं, ये काल के थपेड़ खा के इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये हर परिस्थिति में मेहनत करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। इन तमाम जितने भी मेरे लोग हैं, इन सभी से मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूँ और इन सभी की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। रही बात फंड्स की, तो मेरे लोगों के अंदर अपनायत है, वो फंड के लिए नहीं, वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से एक भाई के लिए आगे आए हैं। इन सभी की बदौलत मैं हूँ और मैं जीवन भर इनका एहसानमंद रहूँगा और साथ ही साथ में इन लोगों का साथ और सहयोग आज भी है, आगे भी रहेगा। जहाँ कुछ मीटिंग सीक्रेट हो रही हैं, वहीं कुछ चीज़ें खुलकर भी हो रही हैं। भले वो कुणाल सिंह से सीएम की मीटिंग की बात हो, क्योंकि आप तो माने नहीं, 2 बार आपको मनाने की कोशिश की गई, आपने नामांकन वापस नहीं लिया, वो जंग आपने जीत ली, लेकिन बताया जा रहा है कि कुणाल सिंह वो आपके करीबी भी हैं और उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ दरबार भी सज रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका दरबार सजा और खूब नेताओं ने वहाँ हाजिरियाँ लगाई। तो क्या लगता है, क्या मैसेज आता है और क्या भारी पड़ रहा है? देखिए, कुणाल मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मुझसे पहले छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और राजनीतिक रूप से तो चीज़ें चलती रहेगी, पर वो मेरे भाई हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पधारे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ बाड़मेर की इस धन्य धरा पे, वीरों और सपूतों की धरा पे। पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि 9 का आंकड़ा बहुत शुभ होता है, वैसे बैलेट नंबर मेरा 9 है, मुझे आशीर्वाद दे के वो गए हैं जी। अच्छा, प्रधानमंत्री साहब कल बाड़मेर आ रहे हैं, तो जानकारी ये मिल रही है कि मानवेंद्र सिंह जसौल साहब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये बाड़मेर जो कभी राजपूत सीट हुआ करती थी, अब जाट सीट है। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे ने टिकट काट दिया था मानवेंद्र साहब के पिता जसवंत सिंह जसौल जी का, और चर्चा है कि आप भी इस सीट को राजपूत सीट बनाना चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। मैं इस पर भी आपका टिक चाहूंगी, और अगर मानवेंद्र सिंह साहब बीजेपी में शामिल होते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मानवेंद्र सिंह जी साहब काफ़ी पुराने सीनियर लीडर हैं और शिव के पहले विधायक रह चुके हैं, मेरे बड़े भाई हैं
और राजनीतिक रूप से वो कहीं पे भी जाएं, उनका वो निजी विचार है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उन्हें देता हूं। साथ ही साथ जसवंत सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो मालानी के वो सपूत थे जिन्होंने वित्त, विदेश और रक्षा जैसे मंत्रालय भारत सरकार में संभाले। मुझे लगता है कि उनसे बड़ा लीडर वेस्टर्न राजस्थान में कभी कोई नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों को जोड़ के देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के मान और सम्मान का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। और ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता का चुनाव है। ये रविंद्र का चुनाव नहीं है और विशेषकर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का चुनाव नहीं है। ये यहाँ के क्षेत्र के विकास का चुनाव है। जो क्षेत्र अभी तक पिछड़ा है उसको आगे तक ले जाने का चुनाव है। जी, कहते हैं कि भूले सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसे ही लेकर चर्चाएं हैं कि अगर आप सीट जीतते हैं तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से टिकट भले नहीं मिला, लेकिन चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि भाटी साहब जीतने के बाद बीजेपी में शामिल नजर आए। स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या बनेगी क्या नहीं होगी सब भविष्य के गर्भ में है। पर मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे अपनों के लिए जो ठीक रहेगा, जो मजबूती से इनके लिए काम करवाएगा, मैं उनके साथ में रहूँगा। यानी इनकार नहीं कर रहे हैं आप? भविष्य के गर्भ में पंडित नहीं हूँ, जो चीज़ें होगी अच्छी होगी। अच्छी होगी। राजनीति का कोई भरोसा नहीं है, खैर ये तो कहा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं बतौर एक नेता, बतौर एक इंस्पिरेशन? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्या ऐसा है? बहुत ही भले हैं और बहुत ही एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामना देना चाहूँगा और बाड़मेर में वो कल पधार रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर मुझे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे भरोसा है, वो मुझ पे आशीर्वाद जताएगी। कभी मिले हैं प्रधानमंत्री साहब से? मिलने की इच्छा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब, मेरी और मेरे जैसे कई सारे युवा है, वो तो सोच ही नहीं सकते सपने में कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल भी पाएंगे। तो हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद मुलाकात हो। जो होगा अच्छा होगा, पर अगर हुआ तो आपको जरूर बताऊंगा। जी, राजस्थान की बात हो रही है, बाड़मेर की बात हो रही है, और अपनी भाषा में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ गुनगुनाते हैं? हॉबीज क्या हैं आपकी? नींद लेने मारो संगो मोटो जो शौक है वो नींद है। नींद है? लेकिन अब तो नींद हराम है। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। लगभग मैं एक दिन में 3 से 4 घंटों से ज़्यादा नहीं हो पाती। तो एक सबसे बड़ी हॉबी है मेरी। मैं विचार करता हूँ कि आने वाले समय में अच्छे से हो पाएगा। पर अब जनता का जब इतना बड़ा भार कंधों पे जनता जो डाल रही है, इनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए रात दिन काम भी हम करेंगे। तो भाटी साहब, रविंद्र सिंह भाटी, जिनका कहना है, कई बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं नेता नहीं बेटा बना हूं और आगे बेटा बना रहूंगा। जन समर्थन, जन सैलाब ये मिल रहा है, विशाल स्वरूप से मिल रहा है, लेकिन जनादेश मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाली तारीखों में तय होगा। और जब जनता मोहर लगाएगी तब वो नतीजा हमारे सामने होगा और इनकी किस्मत का फैसला भी। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो होगा वो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ नेशन पर ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, जो एक युवा हैं और जन सैलाब इनके साथ है। जनादेश मिलेगा या नहीं, ये करेगी देश की जनता तय, यानी आप।